So in this question, the force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड. क्वेश्चन में आपको दे रखा है फोर्स और टाइम के बीच में आपको ग्राफ शो किया गया है और 0 से लेकर 8 सेकेंड के बीच में आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है इस पार्टिकल का, जिसके लिए एफ टी ग्राफ आपको क्वेश्चन में शो किया गया है. तो देखिए हमारे पास एफ टी ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू इम्पल्स और वी कैन से दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ. ये हमारे पास होता है. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ. अब देखिए यहाँ पर आपके पास में फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया आपको निकालना है, तो हम इसके 3 पार्ट कर लेते हैं. ये ट्रायंगुलर पार्ट हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. तीनों के एरिया निकाल के आपस में ऐड कर दो, वही आपका आंसर होगा. तो पहले इस ट्रायंगुलर पार्ट का निकालते हैं. दैट इज 1/2. एरिया ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 बेस. बेस कितना है इसका 2 एंड हाइट कितनी है 6. तो 1/2 इंटू 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये स्क्वायर पार्ट या रेक्टेंगुलर पार्ट, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ. तो 2 इंटू माइनस का 3 दैट इज माइनस के 6. एंड थर्ड पार्ट का आपके पास हो जाएगा 4 क्योंकि विड्थ है इसकी 4 एंड हाइट है इसकी 3. तो 4 इंटू 3 मतलब ये हो गया आपके पास 12. तो अब टोटल जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू +6 -6 +12. तो 6 - 6 +12 तो ये आ जाएगा आपके पास 12 न्यूटन सेकेंड. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम फॉर दिस गिवन फोर्स टाइम ग्राफ. तो आंसर आएगा 12 न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड आपको मिलेगा. उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on a rough horizontal table. The coefficient of friction is equal to mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of mass m1 is. Assume m1, m2, m3 all are equal to m. क्वेश्चन में ये बोला है कि m1, m2, m3 जो कि सब आपस में m के इक्वल हैं, इनको आपने इस गिवन अरेंजमेंट के हिसाब से कनेक्ट किया है, जहां m2 और m3 एक हॉरिजॉन्टल रफ टेबल पे रखे हैं जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और m1 क्या है फ्रीली इससे एक स्ट्रिंग की हेल्प से जो कि खुद फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लिजिबल मास की है, इससे आपने लटकाया है. क्वेश्चन ये बोला है कि इस m1 मास का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगा, m1 मास पर कितना एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगा. ठीक है, तो देखिए बेटा m1 पर लगेगा नीचे m1g और इन दोनों ब्लॉक्स की वजह से जो पीछे की डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा दैट विल बी m2 + m3 इंटू म्यू जी. कैसे, तो फ्रिक्शन होता है आपका म्यू n हो जाता आपके पास में इन दोनों के लिए m2 + m3 इंटू में g. तो ये होता म्यू m2 + m3 इंटू जी. दिस विल बी योर फ्रिक्शन. ठीक है, तो इस वजह से पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा कितना म्यू m2 + m3 इंटू जी. अब एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 m2 m3 आपस में इक्वल है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ mg एंड फ्रिक्शन हो जाएगा आपके पास म्यू इंटू 2m इंटू जी. अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1. m1 मास का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है, तो देखिए नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स कितना है, पुलिंग फोर्स है mg. रिटार्डिंग फोर्स कितना है 2 म्यू mg. रिटार्डिंग फोर्स कितना है 2 म्यू mg. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है F पुलिंग माइनस F रिटार्डिंग इज इक्वल टू नेट मास इंटू में A. तो पुलिंग फोर्स कितना है, पुलिंग फोर्स है mg. रिटार्डिंग फोर्स कितना है
2 म्यू एम जी। नेट मास कितना हुआ 3m। टोटल मास कितना होगा 3m। दो तो ये एक ये, तो टोटल हो गया 3m इंटू में a। अब क्या होगा बेटा, तो तीनों साइड m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बचेगा g कॉमन, 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 3a। तो यहाँ से a आ जाएगा g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में 3। g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, मतलब ऑप्शन थर्ड आपको एज एन आंसर मिलेगा। g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, ये आपका m1 ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब इसकी हेल्प से और भी कुछ पूछा जाए, जैसे कि इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछ ली जाए, तो वो भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of table end. From its another end, another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is. क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक ब्लॉक है A जिसका मास m1 है, वो किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रेस्ट में रखा है, इससे एक लाइट स्ट्रिंग बांधी है और वो एक फ्रिक्शनलेस पुली से होकर ये स्ट्रिंग गुजरती है। इस स्ट्रिंग के दूसरे सिरे से अनदर एंड से एक दूसरा ब्लॉक B जिसका मास m2 है उसको कनेक्ट किया है, सस्पेंड किया है, बांध कर लटकाया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ब्लॉक और टेबल के बीच में वो म्यू k है, केवल म्यू नहीं है, म्यू k है। When the block A is sliding on the table, the tension in the string. जब ब्लॉक A जो होगा वो टेबल पर स्लाइड करेगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। 2015 नीट का जो कैंसल्ड पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैंसिल हो गया था लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में अपने को क्या दे रखा है, कुछ इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पर एक पुली है, इस पुली से एक ब्लॉक लटकाया है B जिसका मास है m2 और एक ब्लॉक बंधा है A जिसका मास है m1, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है म्यू k, तो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा म्यू n कितना होगा बेटा, ऊपर की साइड n, नीचे की साइड m1g, तो n की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी m1g के। तो फ्रिक्शन होता है म्यू n, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू n, तो n की जगह क्या आ जाएगा m1g, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास मिलेगा म्यू k m1g, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। नीचे क्या लगेगा भाई m2 पर, तो m2g नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा अब यहाँ पर ये फोर्स पुलिंग होगा, ये खींच रहा है, और ये होगा रिटार्डिंग, ठीक है। तो पुलिंग माइनस रिटार्डिंग क्या होगा ma, तो ये जाएगा ब्लॉक नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से, और ये जो a ब्लॉक है ऊपर वाला ये भी a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ स्लाइड करना चाहेगा। अच्छा इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है t है, हमें इस t की वैल्यू ही पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए FBD बनाते हैं। FBD से पहले अपन A निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A एक्सेलरेशन क्या होगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, F पुलिंग माइनस F रिटार्डिंग इक्वल टू m नेट इंटू A होता है आपके पास, ठीक है। A मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो F पुलिंग कितना है m2g, F रिटार्डिंग कितना है म्यू k m1g इक्वल टू m नेट हो गया m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल होगा m2 माइनस म्यू k m1, ब्रैकेट के बाहर g ले लेते हैं कॉमन, अपॉन m1 प्लस m2, ये तो आ गया एक्सेलरेशन, लंबा चौड़ा एक्सेलरेशन आया भाई। a इक्वल टू m2 माइनस म्यू k m1, g बाहर कॉमन, अपॉन में m1 प्लस m2। नाउ अब हम एक FBD बनाते हैं, या तो m1 की या m2 की, किसी भी एक की आप FBD काम में ले सकते हो, चाहो तो m1 की ले लो, चाहो तो m2 की ले लो। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, वो फ्री बॉडी डायग्राम m1 का बनाओ चाहे m2 का, वो अपने ऊपर है। अपन m2 का बना लेते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक B या जिसका मास कितना है m2 है,
उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए बेटा m2 है, ये रहा, नीचे लगा m2g, ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से, ऊपर क्या लगेगा टेंशन। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। सो t इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लेते हैं g माइनस a, ठीक है, या m2g माइनस m2a। m2g a की वैल्यू ऊपर अपन ने लिखी है, ये रही a की वैल्यू, एज इट इज़ नीचे चिपका देते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस में m2 तो बाहर है ही, m2 माइनस म्यू के m1, g भी बाहर ले लेते हैं, अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। इसे अपने को अब सॉल्व करना है। तो हमारे पास t इक्वल आएगा m2g माइनस m2g। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास में एलसीएम आ गया, कंप्लीट एलसीएम ले लेते हैं, m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, ऊपर बनेगा m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर जी माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये बनेगा m2 स्क्वायर जी माइनस माइनस प्लस म्यू के m1 m2g, ठीक है। क्या कैंसिल होगा, तो देखिए प्लस का m2 स्क्वायर जी माइनस का m2 स्क्वायर जी, इन दोनों को अपन कर देते हैं कैंसिल। तो अब क्या बचेगा अपने पास, t इक्वल में m1 m2g प्लस म्यू के m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से m1 m2g कॉमन आ सकता है, तो इस पूरे को कॉमन लेकर हम साथ में ही लिख देते हैं। तो ये बनेगा m1 m2 कॉमन 1 प्लस म्यू के g बाहर अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू आएगी m1 m2 1 प्लस म्यू के g अपॉन m1 प्लस m2। इस टाइप का अगर आपका आंसर है तो वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए अपने पास ऑप्शन में m1 m2 1 प्लस म्यू के जी अपॉन m1 प्लस m2, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सॉल्यूशन में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ प्लांक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड। As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meters down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्लांक है, ठीक है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है एक एंड पर। अब इस प्लांक को जैसे एक डायग्राम में है, एक एंड से धीरे धीरे उठाया गया है, और जब इसका ये इंक्लाइनेशन एंगल 30 डिग्री पहुंचता है तब ये जाकर ब्लॉक स्लाइड करना चालू करता है, पहले स्लाइडिंग नहीं हो रही थी, ओके। उसके बाद ये 4 सेकंड में 4 मीटर तक स्लाइड कर जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए अब इसमें हमारे पास में ये बोल रखा है कि जब एंगल 30 डिग्री हो जाता तब ये स्लाइड करना चालू करता है। तो जब 30 डिग्री हुआ तो नीचे तो लगेगा इस पर mg sin थीटा, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, कौन सा भाई, स्लाइड करने से जस्ट पहले तक लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब Fs लिख लेते हैं, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ लगता n, दिस इज योर mg, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, mg cos थीटा की इक्वल, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, मतलब म्यू एस एम जी कोस थीटा। जब ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर रहा है उसके ठीक पहले तक जितना फोर्स पुलिंग है उतना ही रिटार्डिंग फोर्स होगा, जितना नीचे खींच रहा है उतना ही पीछे रोकने वाला भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट just before sliding क्या होगा, mg sin थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एस एम जी कोस थीटा। mg से mg दोनों साइड हो जाएगा कैंसिल,
mg से mg काट देते हैं, तो यहाँ पर म्यू एस विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री मतलब 1/√3, √3 की वैल्यू 1.732, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 0.6। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना हुआ 0.6। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की। भाई ये तो स्टैटिक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कब होगा, जब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करना शुरू कर दे। ठीक है, तो जैसे ही ब्लॉक ने स्लाइडिंग शुरू की है उसके बाद क्या प्रोसेस होगी उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए ये अपना इंक्लाइंड था, ये एंगल 30 डिग्री, ये ब्लॉक करने लग गया नीचे की तरफ स्लाइड, कितने से जी साइन थीटा, तो डाउनवर्ड। जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा यहाँ पर बन जाएगा पीछे की डायरेक्शन में म्यू के एम जी कोस थीटा। ठीक है, और नीचे जाएगा ये ए एक्सेलरेशन से। प्रॉब्लम ये है कि ये ए एक्सेलरेशन अपने को पता नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यू कितना था 0 था, तो ए बनेगा 2s अपॉन टी स्क्वायर, एस कितना था 4 मीटर टाइम 4 सेकेंड, तो ये बन जाएगा 1/2। सॉल्व करके 1/2 ऊपर बना, 4 से 4 कैंसिल, 2/4, तो 1/2 बन जाएगा। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा था स्लाइड्स 4 मीटर इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में 4 मीटर स्लाइड करता है, तो यहाँ से अपन ने ए निकाला। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ए आना क्या चाहिए था, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर तो ये फोर्स था, तो फोर्स के लिए साथ में एम भी आता, तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। भाई एम का तो कोई मतलब नहीं है, फोर्स है ना, एम तो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, कि पुलिंग फोर्स एम जी साइन थीटा, रिटार्डिंग फोर्स म्यू के एम जी साइन थीटा एम जी कोस थीटा, और नेट फोर्स क्या हो गया एम ए। ठीक है, तो ए कितना होगा, एम से एम तो सब साइड कैंसिल हो जाएगा, ये एम इक्वल में एम ए आता, तो ये एम से कैंसिल हो जाएंगे, तो a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ए की वैल्यू 1/2, जी ले लेते हैं कॉमन, वैल्यू 10 साइन 30 माइनस म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन था कोस 30, वैल्यू रखो सबकी, उससे अपना आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू 10 साइन 30 1/2 माइनस म्यू के कोस 30 की वैल्यू √3/2, क्या होगा बेटा, 2 से 2 सब साइड कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अपना जो आंसर मिलेगा वो देखिए क्या बनेगा, ये 10 इधर आके डिवाइड होगा, तो 1/10 होगा 0.1, तो ये अपना बनेगा 0.1 इक्वल टू 1 माइनस √3 म्यू के। सो म्यू के इक्वल आ जाएगा आपके, देखो ये 0.1 इधर जाके माइनस होगा, तो 1 माइनस 0.1 0.9 अपॉन में √3, और ये वैल्यू लगभग आएगी 0.5 के। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू आई थी स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की 0.6 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो 0.6 एंड 0.5 अगर आपका आंसर है तो वही सही आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा जाएगा, 0.6 एंड 0.5, मतलब ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन अपना सही आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, a ball of mass m strikes a wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be। क्वेश्चन में बोला है m मास की एक बॉल है जो कि एक वॉल से आकर टकराती है 60 डिग्री एंगल पर और इसी एंगल पर वापस सेम स्पीड से लौट जाती है। क्वेश्चन में बोला है कि इस वॉल ने, इस दीवार ने इस बॉल पर कितना इम्पल्स इम्पार्ट किया है, कितना इम्पल्स लगाया है, वो आपसे पूछा गया। तो देखिए, व्हेन द बॉल इज इंसिडेंट देन इट्स मोमेंटम वाज mv एंड रिफ्लेक्शन के टाइम पर भी इसका मोमेंटम क्या होगा mv। ओके, नाउ यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या होता है, इम्पल्स I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। I क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर आते टाइम भी मोमेंटम mv था, जाते टाइम भी मोमेंटम mv है, और बीच का एंगल कितना है, टोटल 120। बस 60 पर इंसिडेंट हुआ, 60 पर रिफ्लेक्शन हुआ, तो टोटल एंगल हो गया 120।
ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम का हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं 2mv cos थीटा। थीटा क्या होगा? कंप्लीट एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वैल्यू। सो 2mv cos 120, क्योंकि इंसिडेंट्स का एंगल भी 60, रिफ्लेक्शन का एंगल भी 60, तो ये हो जाएगा 2mv cos 120 होता है -1/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो इम्पल्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी -mv। लेकिन ऑप्शन में हमें माइनस नहीं दे रखा है कहीं पर, मतलब ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रखा है, तो आप आंसर कौन सा टिक करोगे? पॉजिटिव mv। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव mv आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो मैग्नीट्यूड अपना पॉजिटिव mv ही होगा। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 ब्लॉक्स A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. Okay. क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास 2 ब्लॉक हैं, एक का मास m है, एक का मास 3m है। जो 3m वाला ब्लॉक है उसको आपने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है और इस ब्लॉक के साथ में अनदर ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से कनेक्ट किया है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ये खींच नहीं सकती, ये एक्सपेंड नहीं हो सकती। अब इनिशियली इक्विलिब्रियम में था, बाद में जैसे ही आपने इस स्ट्रिंग को यहाँ से अचानक से कट किया, तो कट करते ही जस्ट आफ्टर कटिंग, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग, आपके पास इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले हम इन दोनों ब्लॉक्स का FBD बनाते हैं, एक तो 3m का और दूसरा m का। ठीक है, 3m पर नीचे की डायरेक्शन में एक तो इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 3mg। दूसरी बात, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लगा इस m की वजह से, वो टेंशन भी आएगा विच इज इक्वल टू T। ऊपर आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स F स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इस m मास की। m मास के ऊपर खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे mg। ओके, एंड इस स्ट्रिंग की वजह से ऊपर लगेगा इस पर टेंशन फोर्स T, और कोई इस पर फोर्स है नहीं। साथ ही साथ जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को कट करोगे, तो देखिए m ब्लॉक तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। m तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और 3m कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं। फिर भी हम इनका एक्सेलरेशन a ही ले लेते हैं, एक का a, दूसरे का a2, a1 और a2। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा गया? इन एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड पूछा गया। क्लियर? तो देखिए बेटा, अभी जब ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जितने फोर्सेस अपवर्ड हैं उतने फोर्सेस कहाँ लगेंगे? डाउनवर्ड लगेंगे। ठीक है, मतलब T इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें? mg। T इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया, जैसे ही आपने यहाँ से स्ट्रिंग को काट दिया, अब इस m ब्लॉक पर ऊपर कोई स्ट्रिंग तो बची नहीं, क्योंकि आपने कट कर दी। कट कर दी तो टेंशन क्या हो जाएगी? 0। व्हेन स्ट्रिंग इज कट देन टेंशन क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे ही टेंशन 0 हो गया, ये पूरा जो m मास का ब्लॉक था वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से? तो जितना इस पर ग्रेविटेशन लगेगा, मतलब g एक्सेलरेशन। तो इसके लिए जो a2 होगा दैट विल बी इक्वल टू g, मतलब ये g एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। मतलब सेकेंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा g। अभी ये तो सर 2 ऑप्शन में भी है, फर्स्ट में भी एंड सेकंड में भी है। तो चलिए अब फर्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक के लिए इनिशियली जब ये इक्विलिब्रियम में था, तो स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल था? 3mg प्लस T के। अच्छा, T किसके इक्वल है? तो T इक्वल था mg के, तो ये इस T की जगह mg रखा जाएगा। तो जैसे इस T की जगह आप mg पुट करोगे, तो 3mg प्लस mg 4mg, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। अब जैसे ही आपने स्प्रिंग को कट किया, when string is cut,
10। जैसे आपने स्ट्रिंग को कट किया क्या होगा, देखिए जैसे आपने स्ट्रिंग को कट किया, हम नीचे ले चलते थोड़ा सा, जैसे आपने स्ट्रिंग को कट किया ये 3m मास, अब देखिए नीचे तो क्या लगेगा 3mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नीचे इस पर एक टेंशन फोर्स पहले लग रहा था, पहले ये टेंशन फोर्स भी था लेकिन अब ये टेंशन फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा अभी ये एक्सेलरेशन से, क्योंकि स्प्रिंग इसको कहाँ खींचेगी, ऊपर की ओर खींचेगी। और चलो अपने को नहीं पता कोई बात नहीं, अपन ऊपर मान के चल लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है इसका मतलब अपवर्ड जाएगा, ऊपर जाएगा, नेगेटिव आता है मतलब नीचे जाएगा, ठीक है। तो साइन अपने आप आ जाएंगे। तो अब ऊपर जा रहा है, हमने ऐसा माना है, तो Fs माइनस 3mg इक्वल टू क्या हो जाएगा 3ma। अच्छा Fs मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना था 4mg के इक्वल था, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 4mg माइनस 3mg इक्वल टू 3ma, ये बना mg इक्वल टू 3ma, m से m हो जाएगा कट, तो आपके पास में a बचेगा g/3। पॉजिटिव आया है इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही होगा, अगर ये नेगेटिव आता तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता, ठीक है। बट पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो A1, अच्छा इसको अपन ने क्या बोला था A1, फर्स्ट ब्लॉक का ना, तो A1 ले लेते हैं, ठीक है A1। सेकंड ब्लॉक का था इसलिए A2 लिखा था अपन ने वहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, A1 तो है g/3, A2 है g, मतलब फर्स्ट ब्लॉक तो g/3 से ऊपर जाएगा, सेकंड ब्लॉक g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। नीट 2017 नीट का क्वेश्चन है ये, जिसमें स्ट्रिंग को कट करते ही बी ब्लॉक तो जाएगा नीचे, बी तो जाएगा नीचे, ए जाएगा ऊपर, क्योंकि स्प्रिंग ऊपर की ओर इसको खींचेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आएगा कि A1 तो आएगा g/3 और A2 आ जाएगा अपना g। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा ए शोन इन द फिगर। एक ब्लॉक है m मास का जिसको इस वेज ABC पर रखा है और इसका इंक्लाइनेशन थीटा आपको दे रखा है। क्वेश्चन में आगे कहा है द वेज इज गिवन इन एक्सेलरेशन a टूवर्ड्स द राइट, द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। इस वेज को राइट साइड में एक एक्सेलरेशन a दे रखा है, इस a और थीटा में रिलेशन बताना है जिससे ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी रहे इस वेज के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं अपन, कैसे होगा, एक सिंपल सा डायग्राम वापस बनाते हैं इसी का। ये हमारे पास वेज है ABC एंड ये हमारे पास m मास का ब्लॉक जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है वेज का, a इस साइड, मतलब सिस्टम a एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, और a एक्सेलरेशन से अगर सिस्टम मोशन करता है इसका मतलब सिस्टम कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं होंगे। न्यूटन के लॉज अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक शूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि सिस्टम के जस्ट ऑपोजिट लगता है। मतलब इस वेज पर अगर बात की जाए तो पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा MA शूडो फोर्स, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा इस पर, तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा इस पर MG, ठीक है। और कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो एक वेज लगाएगा नॉर्मल फोर्स N, ठीक है। एक काम करते हैं, इस N के अपन कंपोनेंट करते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस n का ये कंपोनेंट, अच्छा देखिए अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये क्या बचेगा, ये भी थीटा बचेगा अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना है 90, जिसमें से ये गया थीटा, ये क्या बचेगा 90 माइनस थीटा। और ये जो एंगल है अगर 90 माइनस थीटा है तो ये क्या बचेगा फिर से थीटा। वापस समझिए कि हमारे पास ये हुआ अल्टरनेट एंगल, जिससे ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने की वजह से कंप्लीट एंगल तो है 90, ठीक है। ये गया थीटा तो ये क्या बचेगा 90 माइनस थीटा, ओके। उसके बाद में ये एंगल कितना 90, ठीक है, 90 माइनस थीटा गया तो ये कितना बचेगा थीटा। मतलब ऊपर वाला कंपोनेंट ये एंगल थीटा बनेगा तो ये कंपोनेंट होगा n कोस थीटा और ये हो जाएगा n साइन थीटा। ये हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे। अब
अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है रिमेन्स स्टेशनरी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में इक्वल, वर्टिकल फोर्स आपस में इक्वल। इसका मतलब एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एंड एन कोस थीटा इक्वल हो जाएगा एम जी के। एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड करोगे एन से एन कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो आपके पास बनेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि मिलकर बनता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी, तो ए आ जाएगा जी टेन थीटा के इक्वल। तो आपके पास ए और थीटा में रिलेशन होगा कि ए इक्वल टू जी टेन थीटा। ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। तो आपका डी मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने को करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सिंपल सा क्वेश्चन, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये बात तो सही है। रोलिंग फ्रिक्शन होता है टायर्स में, ठीक है। आपको पता हो तो सूटकेस के नीचे टायर्स लगाए जाते हैं ताकि उनको घसीटना, उनको लेकर चलना इजी हो जाए। क्यों? क्योंकि टायर्स की वजह से होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा ही कम होता है। तो ये बात सही है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहीं से हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू एस एन का, जहाँ म्यू एस क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो ये बात भी सही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन। डेफिनेशन ही है फ्रिक्शन फोर्स की कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन के दो सरफेसेस के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ। देखिए बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की आप बात करो तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन से शो करते हैं, इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू होता है एन के। यहाँ से एफ के इक्वल आता है म्यू के एन, इसके इक्वल। म्यू के क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर भी फोर्स, नीचे भी फोर्स, तो ये होगा डायमेंशन लेस। ये कैसी क्वांटिटी होगी आपके पास? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, और जबकि यहाँ बोला डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसका मतलब यही आपका गलत ऑप्शन है, और यही आपसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेज शोन बाय द वेक्टर ट्राइंगल PQR। PQR द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल। देखिए, आपसे बोला गया है एक पार्टिकल पर ये PQR तीन फोर्सेस लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्राइंगल। ठीक है, ये वेक्टर ट्राइंगल जो आपको दे रखा है PQR। आपसे पूछा गया वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट फोर्स QR, इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन कांस्टेंट। देखते हैं। देखिए, यहाँ पर PQR ट्राइंगल एक क्लोज ट्राइंगल है जिसमें सारे फोर्सेस सेम ऑर्डर में। मतलब मैं अगर फोर्सेस को यहाँ पर वेक्टर सम करता हूँ तो RP, PQ एंड QR इन तीनों का सम करना पड़ेगा। तो PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर प्लस RP वेक्टर, मतलब PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर प्लस RP वेक्टर, ये तो सारे सेम ऑर्डर में हैं, तो इनका सम कितना आएगा? 0 वेक्टर। मतलब नेट फोर्स कितना आ गया आपके पास में? 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्थ ऑप्शन, मतलब आपका ऑप्शन होगा फोर्थ। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो इसमें क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी, क्योंकि फोर्स क्या है? 0।